पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी वीडियो के थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि आज थियरी का वीडियो लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि मैं इसके ऊपर ये वीडियो लेक्चर बनाऊं जो कि बिल्कुल सरल भाषा में हो और इसके अंतर्गत मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितना जो भी कॉन्सेप्ट दिया गया है उसे बिल्कुल ये टू दी पॉइंट एक्सप्लेन करूं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले हम जॉन राल्स के जीवन एक संक्षिप्त जीवन परिचय को प्राप्त करेंगे कि जॉन राल्स कौन थे और इनका राजनीतिक चिंतन में क्या योगदान है। तो डियर फ्रेंड्स, जो जॉन राल्स थे इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1921 को, 21 फरवरी 1921 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 24 नवंबर 2002 को। देखिए, जो जॉन राल्स थे ये 20वीं सदी के महानतम नैतिक विचारक थे और अमेरिकी नव उदारवाद के दार्शनिक थे। ये कैसे विचारक थे? ये महानतम नैतिक विचारक थे और अमेरिकी नव उदारवाद के दार्शनिक थे। इन्होंने 1971 में एक बुक लिखी थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने इसका प्रकाशन करके राजनीतिक चिंतन के पुनरोदय का मार्ग खोल दिया, यानी राजनीतिक चिंतन का फिर से इन्होंने उदय किया, यानी राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किया इससे राजनीतिक चिंतन का विकास हुआ और इसका फिर से नवीन रूप से उदय हुआ। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में राल्स ये सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की के कॉन्सेप्ट को ये प्रस्तुत किया और एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यही कारण है कि डैनियल बेल जैसे विचारक ने जॉन राल्स को समाजवादी नैतिकता का विचारक और राल्स के समस्त चिंतन को समाजवादी नैतिकता का उदारवादी चिंतन माना है। तो ये था इनके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम सबसे पहले इनके बारे में अध्ययन करने से पहले, इन्होंने जो न्याय का सिद्धांत दिया उसके बारे में जानने से पहले इन्होंने जो बुक्स लिखी है उसके बारे में एक छोटा सा परिचय प्राप्त कर लेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी है। तो इनकी जो बुक्स थी, पहली इनकी बुक है जो फेमस है वो है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो कि 1971 में इन्होंने लिखी थी। दूसरी बुक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म जो कि 1993 में इन्होंने लिखी थी। तीसरी बुक है कलेक्टिव पेपर्स जो कि 1999 में इन्होंने लिखी थी। चौथी बुक है द लॉ ऑफ द पीपुल्स जो कि 1999 में इन्होंने लिखी थी। लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलासफी जो कि 2000 में इन्होंने ये पब्लिश की थी या लिखी थी इन्होंने। और एक और बुक है इनकी जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट जो कि 2001 में ये इन्होंने लिखी थी। तो ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इनका ईयर मैंने मेंशन कर दिया कि किस ईयर में इन्होंने इसे लिखा था, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा इनके बुक्स को और आपसे कहा जाएगा कि इन्हें क्रम से लगाइए, कोर्ट की सहायता से, कोर्ट के हेल्प से इन्हें क्रम से लगाइए कि मतलब सबसे पहले कौन सी बुक इन्होंने लिखी, उसके बाद इन्होंने कौन सी बुक लिखी। तो इस क्रम में सजाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ईयर के साथ इसे लिख दिया है। अब जो जॉन राल्स का न्याय सिद्धांत था जो कि ये वीडियो का टॉपिक है, उसे हम समझेंगे कि जॉन राल्स का न्याय सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, जॉन राल्स के सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चूँकि इन्होंने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो इनका ये कहना था कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि मनुष्य स्वयं को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करे जहां पर उसे यह निर्णय लेना है कि समाज को किस प्रकार से संगठित किया जाए। यानी मनुष्य स्वयं को इस परिस्थिति में महसूस करे कि जहाँ पर उसे यह डिसीजन लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाएगा, क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता है कि वह किस किस्म के परिवार में पैदा होगा, वह उच्च परिवार में पैदा होगा या फिर निम्न कुल के परिवार में पैदा होगा, वह अमीर होगा या गरीब होगा,
साथ ही वह सुविधा संपन्न होगा या फिर सुविधाओं से वंचित। तो इसीलिए जॉन राल्स कहते थे न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कि ये मनुष्य को स्वयं को इस स्थिति में परिस्थिति में होने की कल्पना करना चाहिए जहाँ पर उसे यह निर्णय लेना है कि समाज को किस प्रकार से संगठित किया जाए। इस प्रकार से राल्स कहते हैं कि जब हमें यह पता ही नहीं कि हम कौन होंगे, भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह समाज के सभी सदस्यों के लिए उचित होगा या अच्छा होगा। क्योंकि जब हमें यह पता ही नहीं रहेगा कि हम कैसे होंगे, किस परिवार में पैदा होंगे, भविष्य में समाज में हमारे लिए कौन कौन से ऑप्शंस ओपन रहेंगे, हम ये भी नहीं जानेंगे कि भविष्य के समाज के जो नियम होंगे या जो संगठन है वो हमारे बारे में किस प्रकार के नियमों का निर्माण करेंगे जिसमें कि ये क्या हमारे ये उन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे। जब हमें इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं होगा तब हम ये इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण करने के सक्षम हो सकेंगे कि जिसमें समाज के सभी सदस्यों के लिए की अच्छाई के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, जिसमें वह समाज के सभी सदस्यों के लिए अच्छा होगा। राल्स इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए अज्ञानता के आवरण या पर्दे यानी कवर ऑफ इग्नोरेंस के रूप में राल्स इसे अज्ञानता के आवरण या पर्दे यानी कवर ऑफ इग्नोरेंस के रूप में स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट है इसे अज्ञानता के आवरण के नाम से भी जाना जाता है। तो यही कह रहे हैं ना कि मनुष्य स्वयं को इस परिस्थिति में अनुभव करे, अपने आप को उस परिस्थिति में रहने की कल्पना करे जहाँ उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं हो कि वह किस परिवार में पैदा होगा, उसकी स्थिति सामाजिक स्थिति कैसी होगी, वो गरीब होगा या अमीर होगा, उसके पास सुविधाएं होंगी या नहीं होंगी। तो जब वो ऐसी स्थिति में अपने आप को कल्पना करेगा तो वो समाज के लिए ऐसे नियमों का निर्माण करेगा जिसमें समाज के सभी वर्ग को, सभी तबके को एक समान उन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे। और ऐसे नियमों का निर्माण करेगा मनुष्य जिसमें सभी सदस्यों के लिए अच्छा होगा। और इसे ही राल्स ने अज्ञानता के आवरण या पर्दे यानी द कवर ऑफ इग्नोरेंस के रूप में स्पष्ट किया है। आई होप आप यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने आगे इस बात को कैसे स्पष्ट किया था। राल्स ऐसी आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण रूप से अज्ञानता की स्थिति में हर व्यक्ति आमतौर पर जैसे सभी करते हैं अपने स्वयं के हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगा। देखिए, अज्ञानता के आवरण का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था, मतलब अज्ञानता के आवरण के रूप में इन्होंने जिस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की थी, इसमें राल्स का यह कहना था, राल्स का यह सोचना था या राल्स ने ऐसा महसूस किया था कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में जब मनुष्य को पूर्ण रूप से कोई जानकारी ही नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में जो हर व्यक्ति है वो वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा कि सभी करते हैं। तो जैसा सभी करते हैं कैसा बर्ताव करेगा? ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है वो स्वयं के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लेगा, क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता कि वह कौन होगा और उसके लिए क्या यूज़फुल होगा या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति को ध्यान में रखकर कल्पना करेगा। जब उसे यह पता ही नहीं रहेगा कि वह कौन होगा, उसके लिए क्या यूज़फुल होगा या नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करेगा? ऐसी स्थिति में मनुष्य बुरे से बुरी स्थिति के बारे में बुरी स्थिति को ध्यान में रखकर समाज की कल्पना करेगा अपने दिमाग में। तो आगे वो इसी को और स्पष्ट करते हैं कि स्वयं के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने, जो स्वयं के बारे में सोच विचार कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वो कुछ विशेष अवसरों को उपभोग करेंगे, लेकिन यदि उनका दुर्भाग्य से जन्म समाज के ऐसे वर्ग में हो गया है जो हर प्रकार से सुविधाहीन हो, तो वहाँ उसे ऐसा कोई अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में उसके साथ क्या होगा? इसलिए
अपने स्वार्थ में काम करने वाले, इसीलिए अपने स्वार्थ के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यह उचित होगा कि वह संगठन के लिए ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमज़ोर तबके के लिए यथोचित अवसर को सुनिश्चित कर सके। देखिए, इसको इन्होंने इस तरह से स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य को अपने बारे में ज्ञान ही नहीं रहेगा कि वो ये अमीर परिवार में पैदा हुआ होगा या फिर गरीब परिवार में पैदा होगा, उसे अपनी उन्नति के समान अवसर उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में जो मनुष्य होगा वो अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये संगठन के लिए ऐसे नियमों को बनाने के बारे में सोचेगा जिसमें कमज़ोर तबके को भी अपनी उन्नति के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। ऐसे प्रयास में यह दिखेगा, तो ऐसा जब वो प्रयास करेगा तो उसमें यह दिखेगा कि शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, आवास यानी हाउस जैसे जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं वो सभी लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वो उच्च वर्ग के हों या फिर नहीं। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए थियरी ऑफ जस्टिस में राल्स ने उपयोगितावादियों का खंडन किया है और साथ ही साथ हेयक के उस विचार का भी खंडन किया है जो हेयक ने समकालीन उदारवादी चिंतक होने के बावजूद भी प्रगति बनाम न्याय के विवाद में न्याय की अवहेलना करके प्रगति का पक्ष लिया है। देखिए, वास्तव में राल्स ने अपने सिद्धांतों की चर्चा का दो आधार बताया है। इन्होंने अपना जो न्याय सिद्धांत की चर्चा की उसके दो बेस इन्होंने बताया है। इसमें जो पहला बेस है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को सर्वाधिक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और यही अधिकार और स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति को भी समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। तो ये है इनके न्याय सिद्धांत का पहला आधार। जॉन राल्स ने दूसरा आधार क्या बताया है? दूसरा आधार यह है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए कि उन दोनों से, यानी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह से क्रमबद्ध करिए कि उन दोनों से न्यूनतम सुविधा प्राप्त लोगों को भी सर्वाधिक लाभ के अवसर उपलब्ध हों और अवसर व पद भी निष्पक्ष रूप से समानता के आधार पर उन न्यूनतम सुविधा संपन्न लोगों को भी समान रूप से प्राप्त हों। तो ये राल्स के न्याय सिद्धांत का दूसरा आधार था। और इसी बात को जॉन राल्स ने अज्ञानता के आवरण या पर्दे यानी द कवर ऑफ इग्नोरेंस के रूप में भी स्पष्ट किया है, जिसमें राल्स ने न्याय के सिद्धांतों का पता लगाने के लिए मनुष्य को कल्पना की ऐसी मूल स्थिति में रखा है जहां पर सामाजिक आर्थिक तथ्यों की कोई भी जानकारी मनुष्य को प्राप्त नहीं होगी कि हम या मनुष्य कौन से परिवार में जन्म लेगा, वह गरीब होगा या अमीर होगा, तथा आने वाले समय में अपने परिवार के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आने वाले समय में भविष्य में परिवार के सदस्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से अंतिम रूप से निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि राल्स ने अपने सिद्धांत की रचना करने के लिए सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और वितरणात्मक न्याय यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की अवधारणा को आधार बनाया और अपने न्याय सिद्धांत को प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल आधार बना दिया। राल्स ने न्याय के भेद सिद्धांत के बारे में यह स्पष्ट रूप से बताया है, यानी इसका तात्पर्य यह है, इसका अर्थ यह है कि आय और संपदा की असमानताएं उसी स्थिति में उचित मानी जा सकती हैं यदि वह न्यूनतम लाभान्वित के लिए भी अधिकतम लाभकारी हो, यानी ऐसे वर्ग जो कि सुविधा संपन्न नहीं हैं उन्हें भी, उनके लिए भी संपदा और आय की असमानताएं उसी रूप में उचित मानी जा सकती हैं जबकि वह उनके लिए अधिकतम लाभकारी हो। तो ये न्याय का भेद सिद्धांत था जिसका प्रतिपादन राल्स ने किया था। ये था जॉन राल्स का न्याय सिद्धांत। लेकिन जब कोई कॉन्सेप्ट दिया जाता है तो उसे क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, तो जॉन राल्स के न्याय सिद्धांत को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो सबसे पहले माइकल सैंडल द्वारा जो इनके न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई थी उसे हम देख लेते हैं।
और किसी भी सिद्धांत को, किसी भी थियोरी को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें उसके पक्ष और विपक्ष सभी का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में और भी ये ज़रूरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है कि हम उस आंसर के बारे में सभी पॉइंट्स को लिखें। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं जो कह रही हूँ। चाहे आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो या फिर आप बीए या एमए का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर ये टॉपिक अगर आपको आता है या इस क्वेश्चन के ऊपर आपको आंसर लिखने के बारे में कहा जाता है, ये पेपर पूछता है कि जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का विवरण दीजिए, तो आप सिर्फ इसके जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का विवरण नहीं करेंगे, वरन इसकी जो आलोचना की गई है इसे भी आप लिखेंगे, तो आपको अधिक अच्छा नंबर प्राप्त होगा और आपका जो आंसर है अधिक ग्रेसफुल होगा, अधिक प्रभावकारी होगा और इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा पड़ेगा। तो माइकल सैंडल द्वारा जो आलोचना की गई थी जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की, उसे हम देख लेते हैं। माइकल सैंडल ने आलोचना जो की है उसका आधार ये है कि इन्होंने रॉल्स के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। इन्होंने ये कहा कि भ्रातृत्व का गुण न्याय से अधिक या समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। माइकल सैंडल ने कहा जो भ्रातृत्व का गुण होता है वो न्याय से अधिक और समान रूप से महत्वपूर्ण होता है, और जहाँ पर भ्रातृत्व तथा परोपकारिता का भाव होगा, जहाँ पर भ्रातृत्व, परस्पर भाईचारा और परोपकार की भावना होगी, वहाँ पर व्यक्तियों में संघर्ष होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर न्याय की कोई अपील नहीं होगी और भ्रातृत्व की स्थिति में न्याय की अनिवार्यता भी सीमित हो जाएगी। ऐसा इनका कहना था माइकल सैंडल का। इन्होंने यह करके ये जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। राजनीतिक विचारक नरेश दाधीच द्वारा भी जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। इन्होंने आलोचना का आधार ये बताया है कि रॉल्स ने अपने जो न्याय सिद्धांत की स्थापना के लिए जिस मूल स्थिति की कल्पना की है वो मनुष्य के स्वभाव की, यानी जो ह्यूमन नेचर है उसका ये ठीक प्रकार से चित्रण नहीं करता है। आगे इन्होंने कहा है कि जो रॉल्स ने मूल स्थिति में व्यक्ति को विवेकी माना है। रॉल्स क्या करते थे? मनुष्य को मूल स्थिति में क्या मानते थे? विवेकी मानते थे। जो उन्होंने कल्पना की है एक ऐसे समाज की जिसमें मनुष्य की स्थिति की जो कल्पना की है उसमें मनुष्य को विवेकी माना है जॉन रॉल्स ने, जबकि वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने स्वाभाविक, हर मनुष्य के अंतर्गत कुछ स्वाभाविक प्रवृत्तियां भी होती हैं, उसकी एक जनरल टेंडेंसी भी होती है और जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता है। तो ये कभी कभी जो ये मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जो उसमें ये जनरल टेंडेंसी होती है, वो कभी कभी अच्छी भी होती है, कभी कभी बुरी भी होती है, कभी कभी उसमें दोनों का ही मिश्रण रहता है। मतलब कुछ उसके पार्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो रॉल्स ने जो अज्ञान के पर्दे का जिक्र किया है, तो उसने ऐसा जिक्र करके, अज्ञान के पर्दे का जिक्र करके न्याय सिद्धांत को ही पूरी तरह से भ्रामक व अविवेकी रूप प्रदान कर दिया है। और रॉल्स के बाद अपने इस बात का समर्थन के लिए कोई मापदंड रॉल्स के पास अपने इस सिद्धांत का, न्याय सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई मापदंड भी नहीं है कि विवेकी प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं, उनका रूप किस तरह से होता है। ये जो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी कुछ मार्क्सवादियों द्वारा। उनमें जो सबसे प्रसिद्ध विचारक हैं वो हैं सीबी मैकफर्सन। इन्होंने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की ये आलोचना करते हुए कहा कि रॉल्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पोषक हैं। उन्होंने मिल्स की तरह ही निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था का समर्थन किया है, क्योंकि उनकी दृष्टि में निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था ही व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की पोषक है। निजी स्वामित्व वाली व्यवस्था ही व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अधिक संरक्षण प्रदान करती है, यानी जो निजी स्वामित्व वाली जो व्यवस्था होती है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की अधिक पोषक होती है। जबकि वास्तविकता तो यह है कि यह इसके ठीक विपरीत है, क्योंकि एक पूंजीवादी बाजार समाज में स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों का सार्थक समानता के साथ मेल करना असंभव है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की उदारवादियों द्वारा भी आलोचना की गई है, उसे भी हम जान लेते हैं क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, उदारवादियों ने रॉल्स के सामाजिक समझौते और मूल स्थिति में अज्ञान के पर्दे की बात को गलत करार घोषित किया। देखिए, जॉन रॉल्स ने उदारवाद को जिस रूप में संशोधित करने का प्रयास किया है, या तो नॉजिक ने रॉल्स के न्याय की उचितता के सिद्धांत
या राज्य के कार्यक्षेत्र के बाह्य नैतिक प्रतिमानों पर ही आधारित हो सकता है। जो जॉन रॉल्स ने जो अज्ञानता के ये उदारवाद का संशोधित रूप प्रस्तुत किया, उसमें राज्य के कार्यक्षेत्र में बुद्धि न्याय की अवधारणा के सर्वथा विपरीत है। मतलब राज्य के कार्यक्षेत्र में जो न्याय है उसकी वृद्धि की अवधारणा ये सर्वथा विपरीत घोषित होती है, क्योंकि ये कम लाभान्वित व्यक्तियों को भी साधन की तरह से प्रयुक्त करना बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। उदारवादियों ने कहा कि कम लाभान्वित व्यक्तियों के लिए भी लाभान्वित व्यक्तियों को साधन की तरह प्रयुक्त करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त उदारवादियों का यह कहना था कि रॉल्स ने जब समानता पे बहुत अधिक जोर दिया है, जिसके कारण क्या हुआ, मनुष्य की स्वतंत्रता का लोप हो गया। उदारवादियों का कहना था कि जॉन रॉल्स ने समानता के आधार पर सबको समान रूप से सुविधाएं एवं साधन उपलब्ध हो, चाहे वो समाज के किसी भी तबके से संबंधित हो, चाहे वो उच्च वर्ग के हों, चाहे वो निम्न वर्ग के हों। लेकिन रॉल्स का यह मानना था चाहे वो जिस भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें समानता के आधार पर पद एवं प्रतिष्ठा के अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो ऐसे में रॉल्स ने क्या किया है, समानता पे बहुत अधिक जोर देकर इतना अधिक जोर दिया है कि जिससे स्वतंत्रता का पूरी तरह से लोप हो गया है। तो उदारवादियों ने इस आधार पर जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ऐसे समाज की उन्नति की कल्पना करना बेकार है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समाज में किसी भी प्रकार की उन्नति संभव नहीं हो सकती। ऐसा उदारवादियों ने ऐसा करके जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना की, और इसीलिए रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो व्यक्ति की गरिमा के विरुद्ध है और पूरी तरह से अबुद्धि संगत है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। मैंने इसका बिल्कुल सरल शब्दों में वर्णन किया है, और अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो अगर आप इन पॉइंट्स को आधार बनाकर अपनी आंसर राइटिंग करेंगे या इस आधार पे अपने आंसर को लिखेंगे तो आई होप आपको इसका बहुत अच्छा नंबर प्राप्त होगा। और मैंने इस वीडियो लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत का जो वर्णन किया था, फिर उसे किस तरह से किन के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, तो ये पूरा सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो लेक्चर ना सिर्फ नेट एग्ज़ाम के ये स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, बल्कि DSSC, PGT, TGT, PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट की जिन्होंने चूज़ किया है, या फिर जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और जिन्हें इसका आंसर लिखना है, तो उसके लिए समान रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इन स्टूडेंट्स के बीच में मेरे इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर से शेयर करिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर यूज़फुल लगता है तो इसे ज़रूर से शेयर करिएगा और मेरे इस प्रयत्न में अपना सहयोग प्रदान करिएगा, और आपसे मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर यूज़फुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इसे ज़रूर से लाइक करिएगा अगर आपको ये समझ में आ गया है तो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल के आइकन को ऑल की सेटिंग पर सेट कर दीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी तरह के अन्य वीडियो लेक्चर के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।